हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण के सिद्धांत। और ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी आपकी तीसरी यूनिट। और जैसे ही तीसरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी वैसे हम लोग एक नई यूनिट शुरू करेंगे, और वही यूनिट शुरू करेंगे जिसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी सभी और जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स में 1 से 2 दिन में एक यूनिट ख़त्म हो सकेगी, इसलिए उसकी दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल हम लोग जो वो यूनिट्स पढ़ रहे हैं जिस यूनिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सकता है और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण के सिद्धांत। लेकिन उसके पहले तो हमें समाजीकरण समझना पड़ेगा। समाजीकरण एक्चुअली है क्या, इसके विषय में जानना पड़ेगा हम लोग को। देखिए, आज जो वीडियोस है उसमें आप लोग प्लीज़ आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, इसमें सिद्धांत है और इन सिद्धांतों को यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने अच्छे से नहीं समझा, तो सच समझिए कि ये आपको अच्छे से और जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपको बहुत ध्यान से, मतलब पूरा इंटेंसली आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आज का हमको ये समझना है, वीडियो इम्पोर्टेंट है। इस बिहाफ में प्लीज़ ध्यान से आप ज़रूर से इसको पूरे 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 मन लगा के आप प्लीज़ इसको सुनिए और समझिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण। समाजशास्त्र में समाजीकरण नामक अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। मतलब समाजीकरण क्या है? समाज का अनुकरण करना, समाज के रीति रिवाज को सीखना, समाज की जो अन्य प्रक्रिया होती है उनको जानना समझना, ये सब कहलाता है समाजीकरण। मतलब समाज के नियमों को जानना, उनके नियमों के अनुसार चलना ही समाजीकरण है। देखिए, समाजीकरण सामान्यतः 2 शब्दों से बन के है। समाज आप एक समझें, और एक है अनुकरण। अनुकरण मतलब क्या होता है? जब उसको अच्छे से समझते हैं हम लोग, उसी के आधार पर चलते हैं। अनुकरण करना मतलब जैसा समाज करता है वैसा ही करना, वैसा ही सीखना, ये कहलाएगा समाजीकरण। ठीक है। अब देखिए, ये पता है ना, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये समाजीकरण। देखिए, सिद्धांत एवं एजेंसी है सिलेबस में, और लास्ट है आपका सामाजिक प्रक्रिया, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और समावेश। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप सच मानिए, एक पूरे समाजशास्त्र का 30% भाग इस पूरी यूनिट में समाया हुआ है। तो काफ़ी बड़ी यूनिट थी, काफ़ी प्रयास किया कि आपको समझ में आए। तो इसलिए ये टॉपिक खासकर ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि ये सिद्धांत दिए हैं तभी समझ में आएगा आपको, जब आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग समाजीकरण में आते हैं। इसका अर्थ क्या है? वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। आप आप देखिए, शब्दों में दिया ये क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब बहुत सारे नियम होंगे, बहुत सारे रीति रिवाज होंगे, उसको एक पीढ़ी जब दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, भेजता है या उनको सिखाता है, तो यह जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है समाजीकरण। अब देखिए, और स्पष्ट करते हैं हम लोग इस चीज़ को। ग्रीन महोदय ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समाजीकरण के द्वारा बच्चा संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, उसके अनुसार अपने आचरण को ढालता है और व्यक्तित्व का विकास करता है। मतलब जब बालक का जन्म होता है इस दुनिया में, उस दुनिया में जैसे ही आता है,
तो क्या होता है, वह यहाँ के नियमों को सीखना शुरू करता है। आपने देखा होगा, जब भी बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ क्या बोलती हैं, बेटा पापा बोलो, दादाजी बोलो, ये सब शब्द सिखाती है, तो वह तोतली भाषा में या प्रयास करता है, वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। फिर वो चलने की कोशिश करता है, तो पहले धीमे धीमे ज़मीन में पैर के बल आता है, फिर धीमे धीमे वो क्या करता है, खड़े होने की कोशिश करता है। तो और उसके बाद खड़े होने के बाद चलता है। ये तो एक सामान्य स्थितियाँ हो गई। और जब वो बड़ा होगा तो कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बातें करनी है, कैसे समाज से जुड़ना है, कैसे अन्य चीज़ों को अडॉप्ट करना है, ये सभी पूरी प्रक्रियाएं कहलाती हैं सामाजिकरण, जिससे उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। और व्यक्तित्व का विकास जैसे जो परिवार होता है, जो उसका समाज होता है, जैसा ही होता है, जो वो सीखता है वही। आप सोचिए, आज जितने लोग आप सुन रहे हैं, आप ये बताइए कि आप या हम इंग्लिश बोलने में क्या होता है, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन उस समाज में नहीं रहते हैं जहाँ पर यह इंग्लिश सभी बोलते हों। यदि कोई बच्चा, आपको पता है, जब बच्चा कोई ब्रिटेन में पैदा होता है, अमेरिका में पैदा होता है, तो बच्चा वो इंग्लिश ही बोलता है आपस में, क्योंकि वो आपस में उनकी बात करने का लहजा है, बात करने का तरीका है। और जब बच्चा वही सीखता है जो उसके आसपास का माहौल होता है, तो बच्चा चाहे अरबी भाषा हो, चाहे जैपनीज़ हो, चाहे फ्रेंच हो, कोई भी भाषा, जो बच्चा जहाँ जन्म लेता है उसका जैसा माहौल रहता है वो बहुत अच्छे से बोल पाता है। जैसे हम लोग हिंदी बहुत अच्छी बोल पाते हैं, अच्छी का मतलब बेहतर बोल पाते हैं, बहुत अच्छी कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है बहुत करते हैं, शब्दों का जो उच्चारण है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ, हम लोग बेहतर बोलते हैं, कंफर्टेबल होकर बोलते हैं, और समझ में भी आता है और समझा भी सकते हैं। तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि जब कोई बच्चा कहीं रहता है और रहने पर क्या है, उसका आसपास का माहौल होता है, तो माहौल से जो भी जो चीज़ें सीखता है वही समाजीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? देखिए, एक व्यक्ति न्यूमेयर हैं, इन्होंने कहा था, एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। मतलब समाज में जितने भी नियम हैं, समाज के रूप में, समाज के एक हिस्से के रूप में यदि व्यक्ति हो आता जाता है, मतलब वह उसको अडॉप्ट करने लगता है समाज को, और उसके नियम सीखने लगता है, तो वो कहलाता है समाजीकरण। ठीक है? और परिभाषाएं दी हैं, हमने लिखी हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि बस समझाना है आपको कि समाजीकरण एक्चुअल है क्या। जितनी परिभाषा दी है उनका यदि हम लोग एक रूप निकालें, तो एक रूप में क्या है, समाजीकरण की एक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। क्लियर हुआ आपको? समाज में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है बालक के रूप में, वह उनके नियम सीखता है, उससे उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, इससे सामाजिक नियंत्रण भी आता है, क्योंकि जो सीखता है वो समाज के एक बड़े समूह द्वारा नियम पहले से अप्रूव होता है, और उनके द्वारा अप्रूव होने के बाद ही वह नियमों को सीखता है। ठीक है? अब समाजीकरण की कुछ विशेषताएं समझ लें हम लोग। क्या विशेषता है? सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, मतलब वो जीवन भर सीखता रहेगा। वो छोटा होगा, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, थोड़ा बड़ा होगा, कैसे टीचर से बात करनी है, कैसे बाहर निकलना है, और बड़ा होगा तो कैसे व्यवसाय में, कैसे परिवार, उसका खुद का परिवार होगा, उससे कैसे बात करनी है, वो अपने व्यवसाय में कैसे बात करे। थोड़ा और बड़ा होगा तो उसके जो बच्चे हैं उससे कैसे व्यवहार करना है। मतलब आप ये समझिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन में सभी समय सीखने के लिए होता है, और वह जीवन भर वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करेगा, चोरी करेगा, कक्षा से भाग जाएगा, गाली देगा आदि सीखता है, तो उसे सामाजीकरण हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? समाजीकरण में
हाँ, वह चीज़ें आती हैं जिसमें समाज, बहुत बड़ा समाज का एक पक्ष उसको अप्रूव करता है, मतलब उस वो नियम बनाता है समाज कि हाँ ये नियम बने हैं, ये सबके लिए हितकर हैं, ये नियम सामाजिकरण के आते हैं, मतलब जिससे समाज का हित होता है वो उस उन नियमों को यदि वो सीखता है तो सामाजिकरण आएगा। लेकिन जब वो गलत काम जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है तो वह उस व्यक्ति उस बात को सामाजिकरण के दायरे में नहीं लाया जाता। ठीक है। सेकंड है आजन्म प्रक्रिया। अभी हमने बताया आपको, सेम वही चीज़ है, बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो भी जन्म, युवावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह के अपने सभी कार्य करता है। समय व स्थान सापेक्ष। सामाजिकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न समयों में सामाजिकरण की अंतर वस्तु अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में पहले स्त्रियों को पर्दा व घूंघट रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति के खान पान के नियम से परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान के समय में यह व्यवहार क्या है, अपेक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जो महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, वो पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं, और वास्तव में उनमें केवल एक बायोलॉजिकल डिफरेंस होने के नाते जो कि प्रकृति का है, लेकिन वह हर एक रूप से सक्षम है। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी लिस्ट आती है, यूपीएससी की आएगी, कभी एमपीपीएससी की आएगी, कभी आप बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप टॉप 10 में देखते होंगे कि अधिकतर गर्ल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं में सक्षमता बहुत होती है, वो उतना ही बेहतर काम कर सकती हैं जितना पुरुष कर सकते हैं। तो इसलिए किसी प्रकार में पहले के समय और आज के समय में यह स्थान व समय के सापेक्ष सामाजिकरण अलग अलग हो सकता है। पहले सिखाया जाता था कि आपको ऐसा करना है, आपको पर्दा लेना है, आपको घूंघट लेना है, लेकिन आज के समय में सिखाया जाता है कि आपको पढ़ना है, आपको आगे जाना है, आपको बहुत अच्छे से समाज में कुछ योगदान देना है। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। संस्कृति वही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती है, और जब वो ट्रांसफ़र होती है तो क्या होता है, संस्कृति को आत्मसात करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया होती है, वह क्या होती है, वह इसमें सामाजिकरण में पाई जाती है। समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, मतलब समाज में जो फंक्शनिंग करेंगे, ऐसे जो पार्ट होगा उस पार्ट का सदस्य बनने की जो प्रक्रिया होती है, वह भी सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है आत्म का विकास। मतलब आत्म का विकास से सीधा तात्पर्य है कि वह व्यक्ति अपने बारे में कुछ सोच कायम करता है, वह भी इस समाजीकरण से होता है, और इसी के बारे में जो हम लोग आगे सिद्धांत पढ़ेंगे वह इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। डेविस कहते हैं कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता बनाए नहीं रख सकता और न ही संस्कृति जीवित रह सकती है। क्लियर हो गया आपको? ये पूरी विशेषताएं समाजीकरण की। अभी हमने समाजीकरण क्या है वो पढ़ा, समाजीकरण की विशेषताएं पढ़ी, समाजीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके सिद्धांत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब तक यदि आपने ध्यान से इसको नहीं सुना, ध्यान से नहीं समझा, तो हम बता दें 90% से ऊपर बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। यदि वो ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके ये अच्छे से नहीं समझेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। आप ठीक है, तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से आप इसको समझिए। अब समाजीकरण के सिद्धांत हैं। समाजीकरण सिद्धांत में क्या होता है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है, वो क्या सोचते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में ही बताया गया है, जिसका हम लोग पढ़ेंगे आज। 4 जो विचारक हैं उन विचारकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सिद्धांत दिया है। छोटे छोटे एग्जाम्पल भी देंगे हम, और उसी के आधार पर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला है कूले का सिद्धांत। ठीक है। कूले का सिद्धांत क्या कहता है? अमेरिकन जो समाजशास्त्री हैं कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा,
ठीक है ना। इस पुस्तक को ध्यान से आप अपने दिमाग में रखिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अचानक प्रश्न में आ सकता है। और उन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया? आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी मतलब आत्मदर्पण, जब आप दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो आप बिल्कुल वही एग्जैक्ट दिखाई देंगे जो आप होते हैं, जो आप जैसे होते हैं वैसे ही। तो मतलब आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? कूले ने दिया है। इसे इंग्लिश से लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली दिया क्या है इसको समझते हैं। कूले ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संबंध में दिया, व्यक्ति और समाज के संबंध के संबंध में। अब समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। अब ये जो हमने बताया था आत्म का ना, वही आत्म है। समाज व्यक्ति के लिए समाज के लोग उसके बारे में दर्पण का कार्य करते हैं, वह उसमें अपनी छवि देखता है। मतलब समाज के लोग हैं ना, वो समाज के लोग में एक दर्पण की तरह काम करते हैं, और वह हर एक व्यक्ति वो देखता है कि ये लोग क्या हैं, वो उसके विषय में क्या सोचते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब तैयार होके आते हैं, जाते हैं बाहर, तो बाहर जाने पर क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि हम जा रहे हैं तो हम अच्छे लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, मतलब उसी के आधार पर ही आप अपनी एक एक धारणा बना लेते हैं। कैसे? देखिए, जिस प्रकार से हम आईना देखकर जान जाते हैं कि हम अमुक पोशाक पहनने पर कैसे लगते हैं, बाल ठीक से संवरे हुए हैं या नहीं है, मेकअप कैसा लग रहा है, ये सब क्या है, समाज के आईने के रूप में हम लोग समझते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे तो ठीक ऐसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में राय बनाता है। इसी राय के आधार पर ही उसे हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा होते हैं। जैसे कुछ लोग हो गए, जैसे आप कहीं पर बाहर गए किसी समूह के पास बैठे, कोई दोस्त के साथ, किसी व्यवसाय जो है उनके ग्रुप के साथ, अक्सर देखे और देखने के बाद क्या है, आपको देखे और वो उठ के चले गए, या आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो आपको लगेगा नहीं नहीं, कुछ तो इम्प्रेशन हमारा अच्छा नहीं है, या हम अच्छे दिख नहीं रहे, या कुछ कारण है। यदि वही, तो आप अपने मन में एक हीन भावना, नहीं कुछ मेरे साथ बेहतर नहीं है, मैं कुछ अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, या मुझे लोग पसंद नहीं करते, या बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यदि वो व्यक्ति ऐसा है और समूह में गया, समूह वाले उसको देखते, अरे आ गया, तुम्हारी कमी थी, तुम आ गए हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं है, अभी माहौल अच्छा हो जाएगा, तुम आ जाओगे, और मतलब एक बहुत इंटेंसली आपको बहुत ध्यान देने लगे यदि वो, तो क्या होगा, आपको लगेगा हाँ यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो उससे अपनी राय, हीनता की भावना या आप बहुत अच्छे हो, इसकी भावना का निर्माण करोगे। तो यह है किसका? आत्म, जो अंदर की जो इस पे ऊपर शब्द आया था, कौन सा? आत्मदर्पण, मतलब एक खुद को पहचानने, खुद के बारे में राय बनाने का जो है, वही है कूले का सिद्धांत। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया है? क्या है, समाज आपके बारे में क्या सोचता है, ये आपको समझना है, और यही है आत्मदर्पण का सिद्धांत, दर्शन का से ये किसने दिया था? कूले महोदय ने दिया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसी को और समझते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने के ऊपर है। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि नहीं यार नहीं बन रहा मुझसे, या छोड़ते हैं ये टॉपिक, हटाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे टॉपिकों से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको समझें, और हमें भी संभावना है कि 1 से 2 प्रश्न इस यूनिट से यहाँ से ज़रूर पूछेगा, ऐसा लगता है, शायद ज़्यादा भी पूछ ले। ठीक है, जैसे आत्मदर्पण दर्शन है, ये किसने दिया था? ये आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? लुकिंग ग्लास थ्योरी किसने दी थी? ये कूले ने दी थी। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्टन एवं हार्ट का मत है कि कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द थेकरे की वैनिटी फेयर नामक कृति से लिया है। थेकरे कहते हैं कि संसार एक दर्पण है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्वयं का चेहरा प्रतिबिंबित करता है। आप भौहें चढ़ाइए तो इसमें आप चिड़चिड़े दिखाई देंगे। आप इसकी ओर
तथा इसके साथ हंसिए, मतलब आप दोस्तों हंसिए, तो आपके साथी क्या खुश मिजाज व कृपालु आपको कहेंगे कि हाँ यार ये तो अब बढ़िया है, ये तो हंसमुख स्वभाव का है, बहुत अच्छे से बात करता है। आप आपके देखिए जितने फ्रेंड्स हैं ना, आप भी जा रही 10 फ्रेंड्स हैं, उसे पता होगा कि वो उसका स्वभाव बहुत अलग टाइप का है, रिजर्व नेचर है, बहुत अच्छे से बात नहीं करता है। और एक यदि आपके जो फ्रेंड सर्कल में होंगे उसमें से कुछ ऐसा ऐसा कोई फ्रेंड होगा कि जिससे आप बात करोगे तो यार लगता है यार इसकी बात करने से ना इसको गुस्सा आता है, बड़े अच्छे हंस के बात करता है, हाँ मतलब हंसमुख स्वभाव है। तो ये भी सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। जो आत्मदर्पण दर्शन है उसकी वह प्रक्रिया के 3 चरणों का उसमें उल्लेख दिया है। पहला, ध्यान से सुनेगा, व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। सब सोचते हैं जी, आप पहला पॉइंट है ना हुआ, ये हुआ कि सब सोचते हैं, कि व्यक्ति के रूप में आपने आपको रखिए, आप भी सोचते होंगे सामने वाला या समाज आपके बारे में क्या सोचता है, मतलब दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। यदि किसी ने कह दिया कि तुम बेहद खराब हो, सही नहीं हो, झूठ बोलते हो, तो सब बोल रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, यह सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हुआ, मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, अर्थात गर्व महसूस करता हूँ या ग्लानि होती है। 3 पार्ट हो गया। पहली बात तो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा और जो सोच रहा है उससे आप क्या सोच पा रहे हो, मतलब अपने बारे में, और तीसरा ये है कि यदि आप वो सोच रहे हो तो इससे आपको गर्व का अनुभव हो रहा है या आपको ग्लानि। मतलब जैसे कोई आप जैसे कोई लड़की है, वो आप बहुत बढ़िया अच्छे से आप अच्छे कपड़े अच्छे गेटअप में जाते हैं, तो आपकी जो फ्रेंड सर्किल में है लड़कियां आती है, तो वो अक्सर बोलती हैं कि हाँ आप तो बहुत अच्छे से आते हो, हमेशा आप अच्छे गेटअप में रहते हो। ये सुन के आपके मन में कैसा लगता है, अच्छा एक भाव आता है ना कहीं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हम मतलब हमें प्रशंसा हो रही है। और इस कारण से जस्ट अपोजिट कोई बोल दे कि आपके कपड़े अच्छे नहीं रहते या कुछ भी है, तो अब मन में ग्लानि की भावना आ जाती है। ये क्लियर हो गया 3 पार्ट। पहला, व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। दूसरा, दूसरे जो सोच रहे हैं वह वास्तव में उसके आधार पर स्वयं अपने बारे में क्या सोच रहा है। और तीसरा, ये जो सोच रहा है उससे उसको क्या हो रहा है, गर्व का अनुभव हो रहा है या ग्लानि का। ठीक है। इन तीनों बातों को स्पष्ट करने के लिए हॉर्टन व हंट ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहां कुछ व्यक्ति एक समूह में परस्पर बातें कर रहे हों। आपके आते ही वो बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं, और ऐसा कई बार होता है। तो आपके मन में क्या आएगा, हीनता की भावना महसूस होगी। इसके जस्ट अपोजिट, आप कमरे में प्रवेश करते हैं, सभी लोग आपको घेर लेते हैं और आपसे चर्चा करना चाहते हैं, तो आपको क्या है, बड़ा गर्व महसूस होगा। क्लियर हुआ ना। पहली तो है दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, और जो सोचते हैं दूसरे उससे आप क्या सोचते हो अपने बारे में, और जो सोचते हो उससे आपको क्या फील होता है, गर्व का अनुभव होता है या आपको हीन भावना आती है। ठीक है। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हम अपने बारे में वैसी धारणा बनाते हैं। इसे हम एक अन्य उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट करते हैं कि हम किसी स्त्री को बार बार यह कहें कि तुम सुंदर या असुंदर हो, तो वह अपने को सुंदर या असुंदर महसूस करने लगेगी और वैसा ही आचरण करने लगेगी। इस प्रकार दूसरों के द्वारा व्यक्त प्रक्रिया के आधार पर ही व्यक्ति अपने को सुंदर, असुंदर, मिलनसार, झगड़ालू, मूर्ख, बुद्धिमान या हीन या वह श्रेष्ठ समझने लगता है। मतलब जैसा लोग आपसे कहेंगे वैसे ही आप अपने आप के बारे में सोचोगे, और उस बात को सोचकर ये अनुभव करोगे कि आप वो अच्छा अनुभव कर रहे हो या खराब अनुभव कर रहे हो। ठीक है। किंतु कई बार भी ऐसा होता है कि दूसरे हमारे बारे में वास्तव में दूसरे के द्वारा बनाई गई धारणा में अंतर अंतर जो होता है उससे राय बनाते हैं। उसे जिस रूप में हम सोचते हैं उसमें तथा वास्तव में दूसरे द्वारा हमारे बारे में बनाई गई धारणा में अंतर होता है। कई बार दूसरों द्वारा हमारे बारे में बनाई गई राय को गलत समझ लेते हैं। अक्सर हम अपने बारे में दूसरों की वैसी धारणा बना लेते हैं जो समूह के प्रति हमारे मन में होती है। अतः कभी कभी
स्वनिर्माण गलत धारणा पर भी आधारित होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा जो, ये देखिए ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, इससे आप इस बात को, थ्योरी को थोड़ा बेहतर समझ पाओगे। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझने के लिए इसमें एग्जाम्पल डाले हैं हमने। जैसे क्या है एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे अपने मित्रों के प्रति अधिक स्नेह होता है। हमारे मित्र कभी हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि वह हम प्रशंसनीय हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि हमारे मित्र हमें इतना योग्य नहीं समझते। इस प्रकार हमारे द्वारा अपने बारे में मित्रों की प्रशंसा के आधार पर बनाई गई धारणा त्रुटिपूर्ण है। मतलब देखो, आपने व्यंग शब्द होता है ना, कभी कभी, अरे यार तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम तो इतने अच्छे हो कि दुनिया में तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा, इस देश में कोई अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्तित्व तो है ही नहीं इस जीवन में। ऐसी बातें बोलते तो सामने वाला क्या है, या तो सामने वाले के प्रति आपकी धारणा अच्छी है, या तो वह आपके ऊपर व्यंग कस रहा है। मतलब इससे, लेकिन इससे आप अपनी जो धारणा बनाएंगे वो आपकी त्रुटिपूर्ण हो सकती, नहीं नहीं वो तो ऐसा है ही नहीं है, वो तो ऐसा बोलता है लेकिन वास्तव में कुछ और कहना चाह रहा है, आपको तो ये फुल फील होता है ना। तो इस कारण से भी धारणा त्रुटिपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार कूले के अनुसार व्यक्ति का दूसरे से संपर्क होने से ही स्व का निर्माण होता है। स्व मतलब होता है आत्म दर्पण का ज्ञान, खुद के बारे में जो ज्ञान होता है वह स्व का निर्माण होता है, जो कि समाजीकरण का प्रमुख आधार है। स्व के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है। वह अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है और समाजीकरण की दिशा तय करता है। मतलब श्रेष्ठ समझता है, मतलब एक प्रतिबिंब की तरह देखता है समाज को, और उसी के आधार पर वह समाजीकरण की दिशा को तय करता है। अब देखिए, इसको हम लोग एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक चित्र है उसके आधार पर समझते हैं। जो स्टीवर्ट और गिलन के ने कूले के आत्मदर्पण सिद्धांत को निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग इसको? इसमें क्या है, व्यक्तित्व है और चार देखिए आदमी बाहर तक बने हुए हैं। बाहर के लोग उसको क्या कहते हैं, देखिए जितने भी चार हैं, चार आप तीर देख रहे होंगे, ये चार मतलब पूरा समाज है या आपका समूह है या बाहरी लोग हैं। ये आप बोल रहे हैं कि आप कैसे हो, आपके बारे में बात कर रहे हैं, और इस बात करने से ही आप के अंदर स्व का निर्माण हो रहा है। मतलब आप अपने बारे में धारणा निश्चित कर रहे हैं और इसी के आधार पर बाकी काम कर रहे हैं। यही कहलाता है सामाजिकरण। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? चलिए हम समझते हैं कि समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि यह आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। प्लीज़ नहीं समझ में आया तो एक दोबारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसको बार बार रिपीट करके। तब भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं आप लोग या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड है मीड का सिद्धांत, ठीक है। जो मीड का सिद्धांत है वो क्या है? मीड ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार मीड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी कृति में प्रकट किए हैं। मीड यह मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्व होता है। स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। मतलब यहाँ भी स्व शब्द है, स्व कौन सा है? सामाजिक अनुभव के कारण ही पैदा होता है। मतलब दूसरे क्या बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं उससे आप क्या सोच रहे हैं, और सोचने के बाद अपने बारे में जो धारणा बनाई है वो धारणा से आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये जो एक स्व शब्द है, मतलब अपने के बारे में ही धारणा बनाना, वह है एक स्व शब्द, ठीक है। स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। मीड ने उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है जिसके द्वारा स्व का निर्माण होता है और व्यक्ति तब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। कैसे? देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो एक जैविकी व्यक्ति होता है जिसमें बुद्धि का अभाव होता है। मतलब वो अपनी बुद्धि से काम नहीं करता क्योंकि उसको समझ ही नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लेगा तो उसको क्या पता क्या चीज़ें हैं।
अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर क्रियाएं करता है, जैसे धीरे धीरे परिवार एवं अन्य समूहों के साथ संपर्क के कारण बच्चे को यह समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, उसके व्यवहारों का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार बच्चे का स्वव्यवहार से प्रभावित होने लगता है। इसे ही सामान्यकृत अन्य कहा कहते हैं। सामान्यकृत अन्य कहते हैं मतलब जिससे बच्चा धीमे धीमे सीखने लगता है और अपना जो उसका खुद का व्यवहार होता है वो प्रभावित होता है, व्यवहार समाज के अनुसार ढलने लगता है। यही कहलाता है सामान्यकृत अन्य। क्या होता है सामान्यकृत अन्य? का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। मतलब इसमें भी सेम वही चीज़ है। धारणा मतलब जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं, ठीक है ना। यही कहलाता है पूरा कौन सा? सामान्यकृत अन्य। ठीक है, इसको और समझते हैं। दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह आंतरीकरण करता है, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। मतलब पहली बात तो क्या है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, सोचने के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है, और उस एक्सपेक्टेशन के आधार पर वो जो व्यक्ति होता है वो क्या है, आंतरीकरण करता है। मतलब उसको अडॉप्ट करता है और उसको अंदर लेता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ी सी मान लीजिए बड़े होते हैं, तो बड़े होने पे क्या होता है, अच्छा बेटा एक काम करो, टेबल आप याद करो। एक्सपेक्टेशन हुई, ठीक है, तो बच्चे ने टेबल याद करना शुरू किया, उसको लगा हाँ हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा बेटा एक काम करो, अच्छा से एक पोएम सुना दो, तुम बहुत अच्छा गाते हो बेटा, अच्छा बेटा तुम बहुत अच्छा डांस करते हो। तो क्या होता है, उससे वह सामाजिकरण का उसके अंदर विकास होता है और उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग बार बार हम बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको प्लीज़। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति में आत्म चेतना का विकास किस प्रकार से होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं तथा मुझे, आई एंड मी शब्दों का प्रयोग किया है। ये भी ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा प्रश्न है। आई एंड मी किसने प्रयोग किया हुआ है? मीड ने। इसलिए सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं और मुझे, इस बात को ध्यान दें, दो शब्द हैं, ठीक है। मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है तथा मुझे का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया। मतलब मैं क्या है, दूसरों के प्रति किए जाने वाला व्यवहार, और दूसरा व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है। मतलब क्या है, पहली बात तो मैं शब्द क्या है? मैं शब्द का तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाला व्यवहार। व्यक्ति के प्रति, ध्यान करिए, व्यक्ति के प्रति किए जाने वाला व्यवहार किसका? व्यक्ति। अब देखो ध्यान समझिएगा, फिर से बोलते हैं, मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाला व्यवहार है। दूसरों के प्रति मतलब एक व्यक्ति दूसरों से कैसा बिहेव करता है, बर्ताव करता है, ये कहलाता है क्या चीज़? मैं। तथा मुझे का अर्थ क्या होता है? जब व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया जिसे व्यक्ति आंतरिकत करता है। मतलब पहली बात तो व्यवहार करेगा, व्यक्ति द्वारा पहले व्यवहार करेगा। मान लीजिए कोई व्यवहार करता है कि ठीक है, किसी ने एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने समाज के लिए कुछ काम किया। मान लीजिए कोई पेड़ लगा दिए, काम किया दूसरों के प्रति। आप समझ पा रहे हैं, ये मैं का शब्द है, ठीक है ना, कि व्यवहार किया, काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा रोड बना। अब उस रोड को या वृक्षों को देखकर दूसरे जो व्यवहार करते हैं, दूसरे प्रतिक्रिया करते हैं उस विषय में, और तो ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, आगे जाके बहुत अच्छा काम करेगा, इसको और आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए, उससे अडॉप्ट करता है और उससे अपना आगे काम करता है, वह कहलाता है व्यक्ति का आंतरिकृत करना, मतलब उस व्यवहार को अडॉप्ट कर लेना। ठीक है,
मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। मतलब दूसरे क्या व्यवहार, जो दूसरे हैं, दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा है और व्यवहार जो है उस पे बाकी लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है कि तुम यहाँ अच्छे हो, तुम बुरे हो, या जैसा भी है। जैसे कोई व्यक्ति है, डाकू है मान लीजिए, वो क्या है, दूसरे के पैसा क्या करता है, पैसा दूसरों, जो व्यवहार कैसा है, दूसरों से पैसा छिनाना, सामान अलग करना, या फिर इस तरह के असामाजिक काम करता है वो, तो वो हो गया व्यक्ति का कार्य, व्यवहार लोगों के प्रति। उस व्यवहार से लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये तो बहुत बेकार है, ये तो हमेशा ऐसे ही काम करता है, कभी सुधरेगा नहीं। उससे वह अपने क्या करता है, उस चीज़ों को आंतरिकत करता है, उसी से वो बेहतर और कम बेहतर बनता जाता है। ठीक है। अब देखो, मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्वतः स्व का विकास होता है। प्रारंभ में ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, किंतु परिवार एवं समाज के संपर्क के कारण उनमें समानता स्थापित होने लगती है और वे एक ही चीज़ के दो पहलू हो जाते हैं। क्लियर हुआ? पहले तो सब कुछ अलग होता है कि हम व्यवहार करेंगे, दूसरे क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये बाद में क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे भी एक जैसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन इस मैं और मुझे इस शब्द को बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। समाज के संपर्क के कारण बच्चा जो कुछ सीखता है उसे वह पुनः गुड़ियों के खेल के दौरान प्रकट करता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे जो सीखते हैं, मतलब देख रहे हैं माँ बाप हैं आपस में कैसे बात कर रहे हैं, भाई बहन कैसे बात कर रहे हैं, जब वो आपस खेलेंगे तो सेम वैसी ही नकल करते हैं। देखा है ना आपने? ठीक ऐसी ही व्यवहार को मीड ने बताया है। जैसे चोर, डाकू, पुलिसमैन, माता पिता, भाई बहनों की भूमिका वह क्या करते हैं, खेल के दौरान प्रकट करते हैं। आपस में ही बच्चे मम्मी पापा या चोर पुलिस बनकर वैसे ही प्रभाव प्रकट करते हैं जैसा उन्होंने वास्तव में उन दोनों को व्यवहार करते हुए सीखा है। अनुकरण, संकेत एवं भाषा के माध्यम से बच्चा दूसरों के व्यवहार को ग्रहण करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने की क्षमताएं पैदा हो जाती हैं। इसी स्थिति को मीड आत्म का विकास कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आत्म का विकास कैसे होता है, इसी के आधार पर होता है, जब वह उस भूमिकाओं को ग्रहण करते की क्षमता उनमें आने लगती है। मीड के इस सिद्धांत को हम संक्षेप में और इस प्रकार प्रकट करेंगे कि समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति के आत्म के समुचित विकास से है। सेकंड क्या है? आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश करने से होता है। तीसरा क्या है? आत्म के विकास के बाद व्यक्ति जैविकी प्राणी से सामाजिक रूप से आत्म चेतन के रूप में बदल जाता है। मतलब पहले क्या होता है, समाजीकरण का अर्थ बताया है आत्म के समुचित विकास से, और जब आत्म का समुचित विकास होता है तो वो सामान्यकृत व्यवहार होता है। और तीसरा, आत्म के विकास के बाद जैविकीय प्राणी एक सामाजिक प्राणी के रूप में भी बनने लगता है। नेक्स्ट क्या है? व्यक्ति का सामाजिकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार उसके जैविकीय एवं संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर दे। और नेक्स्ट क्या है? स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना ही आत्म का विकास है। आत्म का विकास क्या है? स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना। मतलब कहीं ना कहीं आप जब दूसरों से किसी न किसी आधार पे, व्यवहार के आधार पर आप अलग मानते हो, नहीं मैं तो इससे बेहतर हूँ या इससे कम हूँ, इस तरह की जब क्या होती है, भेद करता है, वो चेतना ऐसी पैदा होती है, वही आत्म का विकास है। और इसी आधार पर वह दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करता है, तरह तरह की आदतें सीखता है, अर्थात अपना समाजीकरण करता है। क्लियर हो गया आपका? ये पूरा हो गया आपका मीड का सिद्धांत। मीड के सिद्धांत में देखिए चित्र बनाया है, चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, समुदाय का सामान्यकृत समुदाय है या सामान्यकृत अन्य, मतलब दूसरे क्या आपके प्रति व्यवहार में सोचते हैं या कैसा है, उसके आधार पर एक शब्द मैं आया है, मतलब अभिव्यक्तियों को धारण करता है, और दूसरा है मुझे, दूसरों के निर्णयों को प्रकट करता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग सीधे आते हैं किसमें? फ्राइड का सिद्धांत। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ये फ्राइड का सिद्धांत है।
तीसरा। हम लोगों ने 2 ख़त्म कर दिया और 2 और बचे हैं, वो भी हम लोग इसको अभी ही इसी लेक्चर में हम लोग ख़त्म करेंगे, जिससे ये आपका पूरे का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब देखिए फ्राइड क्या है। फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक ने समाजीकरण के, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, और अभी समझिए। समाजीकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। वो यह मानते हैं कि मानव का व्यवहार लिबिडो अर्थात काम प्रवृत्तियों से तय होता है। फ्राइड ने समाजीकृत आत्म की समाज शास्त्रियों की अवधारणा को चुनौती दी और कहा कि स्व एवं समाज में कोई तालमेल नहीं। मतलब ये उन दोनों जो है ना, उनके विरोधी हैं ये, कि ऐसा नहीं होता, ये मानते हैं फ्राइड महोदय। वह यह मानते हैं कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार से है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड का बाहरी भाग होता है। जिस प्रकार हिमखंड का अधिकांश भाग पानी में रहता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी अनदेखा व अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। मतलब ये कहते हैं, आपने कभी बर्फ़ देखी है क्या? बर्फ़ पानी में जब होती है तो देखा होगा, उसका अधिकतम 90% भाग पानी के नीचे होता है और 10% भाग उसका पानी से ऊपर होता है, करीब करीब, ठीक है ना। तो ये कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन करीब करीब ऐसे ही होता है। इससे क्या होता है, यही बता रहे हैं कि ठीक ऐसा मानव व्यवहार है जिसमें दिखता तो हमको 10% है, मतलब जो भाग दिखता है ऊपर का, और जो भाग नहीं दिखता है नीचे है, वह अचेतन है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। कैसे? फ्राइड ने स्व को इड, अहम और इड या इद भी कहते हैं, ठीक है ना, इड इड भी कहते हैं, इद भी कहते हैं। इड अहम और परा अहम, इड ईगो और सुपर ईगो, इन 3 भागों में बांटा है। क्या कहते हैं, ये ध्यान दीजिए, 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इद क्या कहता है, अहम की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, असामाजिक इच्छाओं एवं स्वार्थी का योग है। मतलब इसमें कोई भी इच्छा है, इच्छा कैसी है इससे मतलब नहीं है, गलत है सही है, इच्छा हुई तो वो कहलाएगी आपकी क्या है, इड। और इड के सामने नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे कोई प्रश्न नहीं होता। यह पाशविक प्रवृत्ति के निकट है जो किसी न किसी प्रकार संतुष्ट चाहता, मतलब हमको चाहिए तो चाहिए, ये हमको किसी भी तरीके से चाहिए, ये कहलाता है आपका इड। अहम क्या है, अहम स्व का चेतन एवं तार्किक पक्ष है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और ईड पर नियंत्रण रखता है। अहम भी ईड के समान नैतिक अनैतिक प्रेम व घृणा को अधिक महत्व तो नहीं देता, फिर भी वह अधिक व्यवहारिक है। मतलब क्या होता है, अहम क्या है, यह स्व का चेतन व तार्किक पक्ष, मतलब यदि ईड कहता है कि ये काम करना है तो ये करना है कि नहीं करना है, क्या, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। परा अहम क्या है, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का संयोग जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है, उनकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये आपका 3 हो गया। ईड मतलब होता है कुछ भी चाहिए, कोई भी इच्छा हो वो इच्छा। अहम का मतलब ये है कि यह चीज़ हमको कैसे मिलनी है, क्या करनी है, ये एक तर्क के रूप में है। और पराह मतलब वो चीज़ यदि मिलनी है तो क्या लेनी है, तो क्या समाज के नियमों के आधार पर है, नैतिकता के आधार पर है, ये तय करता है परा अहम। ठीक है। अब आपको यदि थोड़ी कम समझ में आया होगा तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, शायद आपको और अच्छा समझ में आए। एक उदाहरण द्वारा हम फ्राइड की ईड अहम और पराहम की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे मिठाई खाने की इच्छा है। वह जो भूख होती है वो ईड कहलाती है। अहम जो होता है, अहम कहेगा कि यदि मिठाई खानी है और भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, अगर परिस्थिति अनुकूल ना हो तो चोरी करो, चुपके से उठो और खा लो। मतलब कुल मिलाकर काम करने के तरीके हैं, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो, ये कर सकते हो, नहीं तो ये कर सकते हो, ये बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। और इस प्रकार अहम व इदम सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु परा अहम जो होता है, सुपर जो ईगो होता है, वो क्या व्यक्ति को कहेगा चोरी करना पाप है, अनैतिक है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, अतः ऐसा मत करो। इस प्रकार पराअहम विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। यह व्यक्ति के सामाजिकरण का प्रमुख आधार है। ठीक है। इड अहम और पराअहम को हम एक अन्य उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है।
कैसे? ईड क्या है, एक घोड़े के समान है, मतलब उसको चलना है, उसको चलना है, बस हो गया। जो किसी भी दिशा में भागना चाहता है, लेकिन अहम क्या होता है, घोड़े पर बैठे एक सवार की तरह है, जो उसे बोलता नहीं तुम यहाँ चलो, अच्छा तुम वहाँ पहुँचना तो ई रास्ते से चलो, तो वह रास्ता एक प्रकार से बताता चलता है। और पराहम क्या है? पराहम कहता है सड़क में खड़े हुए एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह है, जो सवार के त्रुटि करने पर उसे भी सही दिशा बताता है कि नहीं नहीं, ये तरीका तुम्हारे लिए सही नहीं है, थोड़ा घूम के जाओ, या ये उल्टी दिशा में आ गए हो, ये मतलब कहने का सही और तार्किक तरीका। ठीक है। इस प्रकार फ्रायड स्व और समाज को एक दूसरे के पूरक न मानकर परस्पर विरोधी मानता है। फ्रायड के अनुसार ईड व पराअहम के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है। बचपन में व्यक्ति जब सामाजिक व्यवहार से परिचित नहीं होता है तो ईड से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। दूसरे लोगों के संपर्क में आने पर उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसकी आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जानी चाहिए। यही अहम के विकास की स्थिति है। अन्य व्यक्ति के संपर्क से ही वह सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों से परिचित होता है। मतलब समाजीकरण जब होगा तो ही वो क्या होगा, परिचित होगा समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? कूले व मीड के सिद्धांत परस्पर एक दूसरे से पूरक हैं, वहीं फ्रायड का सिद्धांत उन दोनों का विरोधी है। माने एक दूसरे से पूरक कौन है? कूले और मीड। और फ्रायड क्या है, सिद्धांत क्या है, उन दोनों का जस्ट विरोधी है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हम लोग सीधे आते हैं दुर्खीम के सिद्धांत में। 3 पढ़ लिया आपने, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट बनाइएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़, क्योंकि जितना अच्छा अपने हाथ से करेंगे और वही आपके लिए काम आएगा। और जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट निकालना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इस बार भरे हैं अगली बार, तो ये पूरे टॉपिक, अब ये सब कुछ जितने टॉपिक हैं सब आपके इसमें हैं, तो बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे तो आपके इस एग्ज़ाम से लेकर अगले एग्ज़ाम तक सब में काम आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दुर्खिम महोदय ने क्या कहा था। ठीक है, ये अंतिम टॉपिक है हम लोग का इस सिद्धांत में, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, दुर्खिम ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार अपनी कृति, ठीक है ना, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में प्रकट किए हैं। अपने आपने सामाजिकरण संबंधी अपने विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर स्पष्ट किया है। दो पार्ट हैं इसके, एक सामूहिक प्रतिनिधित्व और दूसरा सामूहिक चेतना। मतलब जो सब सामूहिक प्रतिनिधित्व, मतलब सबका एक जैसा क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और सामूहिक चेतना मतलब सब लोगों में जो कॉन्शियस होती है ना, चेतना, सबकी एक जैसी चेतना हो, उसके आधार पर कैसे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। दुर्खिम के अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ विचार, धारणाएं एवं भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये सभी के द्वारा मान्य होते हैं। देखो, जब नियम सबके द्वारा मान्य होंगे तो सभी स्वीकार करेंगे, इसलिए ये सारे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, प्रारंभ में इनका संबंध व्यक्तित्व चेतना से होता है, किंतु सभी लोगों की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना का निर्माण हो जाता है। तो पहले क्या होते हैं, पहले सब लोग इकट्ठा होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसके बाद जब एक ही व्यक्तित्व चेतना कोई व्यक्ति करता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, फिर सब लोग यदि उसी बात को, उनके मन में चेतना आती है तो वो सामूहिक चेतना हो जाती है। ठीक है, जो सामूहिक प्रतिनिधानों का को जन्म देती है। सामाजिक परंपराएं, धर्म, रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य एवं आदर्श सामूहिक प्रतिनिधान के उदाहरण हैं। देखो, ये जो जितने अभी पढ़े, सामूहिक के प्रतिनिधान क्या है, जो समूह में सभी के लिए विधान हो, और ऐसे विधान जो समूह में सभी के लिए प्रतिनिधित्व करते हो, वह प्रतिनिधान है। जैसे धर्म, रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य, लिखे ना। इन सभी का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं होता, वरन समूह तथा समाज के सभी या अधिकांश लोगों द्वारा होता है। अतः समूह के सभी लोग इसका पालन करते हैं, मानते हैं एवं उनके अनुसार आचरण करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधानों का पालन करना
व्यक्ति अपना दायित्व समझते हैं, इनके पीछे नैतिकता का दबाव होता है। समाज इन्हें मानने के लिए व्यक्तियों को बाध्य करता है। इनकी अवहेलना करने पर सामूहिक प्रतिक्रिया होती है, दंड की व्यवस्था होती है। मतलब जो भी व्यवस्था समाज करेगा, समाज की व्यवस्था को यदि नहीं माना जाएगा तो क्या होगा, समाज दंड की व्यवस्था भी करता है। ठीक है। इस प्रकार समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, कानूनों, संस्थाओं, धर्म एवं आदर्शों आदि को सामूहिक जीवन के द्योतक होने के कारण ही सामूहिक प्रतिनिधान कहा जाता है। क्लियर हुआ? सामूहिक प्रतिनिधान क्या है? यही है। ठीक है। व्यक्ति इन सामाजिक प्रतिनिधानों को सीखता है, आत्मसात करता है और उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे उसका सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण कब होगा? जब ये सामाजिक प्रतिनिधान जो ऊपर बताए हैं इसको सीखेगा, उसको आत्मसात अडॉप्ट करेगा और उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा। यही सब कहलाता है सामाजिकरण। अन्य शब्दों में व्यक्ति द्वारा सामाजिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है। मतलब जितने भी प्रतिनिधान है, ऊपर बताया रीति रिवाज, कानून, धर्म, इनको क्या करता है? आंतरिकरण करता है। यही सामाजीकरण कहलाता है। व्यक्ति ज्यों ज्यों सामाजिक प्रतिनिधानों को आत्मसात करता जाता है त्यों त्यों उसका सामाजीकरण होता जाता है। ठीक है। क्लियर हुआ? आपको सामाजिक प्रतिनिधान को जैसे जैसे वो अंदर अडॉप्ट करता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो सामाजिकरण उसका होता जाएगा। सामूहिक विचारों एवं धारणाओं को व्यक्ति किस प्रकार मानता है और उसके उनके अनुसार आचरण करता है, इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। कैसे? जब भीड़ में होता है तो वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा दूसरे व्यक्ति कर रहे होते हैं। यदि भीड़ तोड़फोड़ करेगी, हिंसा करेगी, वो नैतिकता के विरुद्ध कोई काम करेगी तो क्या होगा? सभी वैसा ही काम करेंगे। भीड़ में क्या होता है? व्यक्ति की व्यक्तित्व इच्छा दब जाती है और समूह की इच्छा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखे होंगे, जब भी कोई भीड़ होती है, भीड़ में कोई पिटाई हो रही है, कुछ भी हो, तो लोग क्या है, जो आसपास लोग खड़े होंगे वो भी आ जाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि अकेले शायद ना कर पाए, लेकिन शायद साथ में वो सब कर जाते हैं। जो उनको लगता है कि अरे साथ में तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समाज की प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श और मूल्य जो कि सामाजिक प्रतिनिधान है, व्यक्ति को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और उसे अपनी व्यक्तित्व इच्छाओं का दमन करके भी उन्हें मानने को बाध्य करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको बाध्य करते हैं। इनके अनुरूप आचरण करने के अतिरिक्त उसके सामने कोई अन्य चारा नहीं होता। अब भीड़ को समझाने बैठेंगे तो क्या होगा? बताइए, कुछ होने वाला है नहीं ना। तो वो अंतिम में उसी के अनुसार वो कार्य करता है। जैसे आप देखिए ना, बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, जितने भी कोई अच्छा व्यक्ति जाता है लेकिन अंतिम में क्या होता है, वो उसी की भाषा बोलने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि सभी ऐसा करते थे, मैं क्या हूँ, भीड़ में वही काम करूँ। तो भीड़ का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे केवल पॉलिटिशियन, में भीड़ का मतलब होता है जो बहुत लोग काम कर रहे हों, तो वही आप अपने व्यवहार में ले आते हैं। ठीक है। सामाजिक प्रतिनिधानों का दबाव उसमें सामाजिक गुणों का विकास करता है, उसे समाज के अनुरूप बनाकर उसका समाजीकरण करता है। ठीक है। ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया है। ये चार के चारों सिद्धांत हैं। प्लीज़, अभी आप शायद हो सकता है पहली बार आपने देखा होगा तो आपको बहुत बेहतर न लगा हो, लेकिन आप एक बार दो बार प्लीज़ रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। मैक्सिमम यदि इस यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि बन सकता है इसमें से प्रश्न। तो ठीक है, तो आप प्लीज़ ध्यान से करिएगा और कुछ भी हो तो प्लीज़ आप मैसेज, कमेंट्स या ग्रुप में या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिए। और कल इसका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।